हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमसीपी कार्ड के बारे में। एमसीपी कार्ड का मतलब होता है मैटरनल यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, मातृ एंड शिशु सुरक्षा कार्ड, जिसके अंदर जब एक हमारे पास एनसी रजिस्टर होती है और तब जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है उससे लेके उसके बेबी होने तक और बेबी के भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में और उसका जो इम्यूनाइजेशन होता है तब तक की हमारे पास इस कार्ड के अंदर जो ट्रैकिंग होती है उसे हम ग्राफिकली और उसके जो डेटा होते हैं न्यूमेरिकली सभी तरह से इसमें हम ऐड करते हैं, ताकि जो भी मदर और जो चाइल्ड है उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें एक जगह मिल जाए। और एक इसमें कुछ हेल्थ एजुकेशन भी होती है, क्योंकि ये जो मदर कार्ड होता है इसे हम जो एनसी आती है, जो प्रेग्नेंट लेडी आती है, उससे देते हैं। और इसके अंदर बहुत सी कुछ एंटीनेटल एडवाइजेज होती है जो कि उस मदर के लिए और उसके होने वाले बेबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसी कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। ये जो कार्ड होता है इसमें है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है यानी आरबीएस के का, और जो एमसीएच केयर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है उसकी हम इसमें एंट्री करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका नाम होता है मातृ व बाल सुरक्षा कार्ड। और यदि इसमें हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन डेटा यानी उसका नॉर्मल परिचय इसमें लिखते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी होती है, तो यदि वो लेडी हाई रिस्क में तो हम यहाँ पे इसे टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि क्या गर्भावस्था हाई रिस्क पर है, तो हम यहाँ पे इसे टिक कर देंगे। इसके बाद आता है परिवार का परिचय, जिसमें माँ का नाम लिखना है, उसकी आयु लिखनी है, उसके हस्बैंड का है, पति पिता का नाम लिखना है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर, उसके पिता का मोबाइल नंबर, MCTC या RCHID, क्योंकि जो RCH पोर्टल होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पोर्टल होता है, इसकी एक यूनिक आईडी बनती है पार्टिकुलर एनसी की, उसके बारे में हम डिटेल लिखते हैं। उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, क्योंकि बहुत सी कुछ अलग अलग स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, स्कीम्स होती है, जिनके तहत जो भी बेनिफिशरीज होती है, जो एनसी होती है, उन्हें जो कुछ मतलब उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि उनकी हेल्प के लिए उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन के लिए पैसे वगैरह मिलते हैं, तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी ताकि इनके अकाउंट में वो पैसे आ जाए। अब उसकी हमें प्रेगनेंसी के बारे में लिखना है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी अंतिम मासिक चक्र की तिथि क्या थी, जो LMP होता है उसकी हमें डेट लिखनी है। उसके बाद में है प्रसव की संभावित तिथि यानी EDD, जिसमें एक्सपेक्टेड डेट फॉर डिलीवरी उसे हम लिखते हैं। कुल गर्भ यानी पहले से जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा लिखना है कि वो लेडी अब तक कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, और या फिर इसे बोल सकते हैं कि पहले से कितने उसके लाइव बर्थ यानी कितने जीवित बच्चे हैं। लास्ट प्रेग्नेंट जब हुई थी तो उसकी जो डिलीवरी हुई थी वो कहाँ हुई थी, और प्रेजेंट में वो कहाँ पे करवाने में इंटरेस्टेड है। और जहाँ तक है हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ANM वर्कर है, आशा वर्कर है, और जितने भी RMPs वगैरह हैं, कि हम उनकी जो डिलीवरी वो इंस्टीट्यूशनल करवाएं यानी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी करवाएं, और हॉस्पिटल में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको प्रेफर करें। इसके बाद में यदि कॉम्प्लिकेशन है तो प्राइवेट में भी हम उन्हें प्रेफर करते हैं। उससे उस बेबी अब यदि उस एनसी के बेबी होता है तो उस टाइम पे हम उस बच्चे का विवरण लिख देते हैं यानी उसकी डिटेल लिख देते हैं, कौन सी डेथ को हुआ, और उसका जो बर्थ वेट है, जन्म के समय उस शिशु का कितना वजन था उसके बारे में लिख देते हैं, उसका सेक्स लिख देते हैं कि मेल है या फीमेल है, और उसकी जो बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो लिख देते हैं। इसके बाद में जैसे हमने उसकी मदर की RCHID बनाई थी, सेम एज यहाँ पे उस बेबी की भी RCHID बनती है। कौन सी जो इंस्टीट्यूट है उसमें वो NC रजिस्टर है उसके बारे में लिखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन है, ब्लॉक कौन सा है, आशा कौन है, ANM कौन है, जो हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर के ऊपर NC आती है आपको पता है, तो उसके बारे में लिखते हैं। कोई प्राइवेट क्लिनिक वगैरह है उस पर भी आ रही है, कहीं पे भी आ रही है, गवर्नमेंट क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, कहीं पे भी यदि वो NC आती है तो उसके बारे में हम भरते हैं। PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, पहला सहायता केंद्र यानी FRU
फर्स्ट रेफरल यूनिट कहाँ पे उसको पहली सहायता मिलेगी। आंगनवाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो सब सेंटर है उसके लिखते हैं, रेफरल वगैरह करना हो उसके बारे में लिखते हैं। उसकी मदर यानी जो एनसी है उसका आधार कार्ड नंबर और बेबी का आधार कार्ड नंबर, और साथ में इम्पोर्टेंट है एम्बुलेंस, जो भी आपके इंस्टीट्यूट की एम्बुलेंस है उसके आपको टोल फ्री नंबर जो है वो यहाँ पे लिखने, क्योंकि ये कार्ड रहेगा एएनसी के पास में। यदि इन केस कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो वो इन नंबर पे आराम से कॉल करके हेल्प जो है उसे प्राप्त कर सकती है। अब आती है गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है 9 मंथ 7 डेज। तो यहाँ पे पहले महीने, दूसरे महीने से लेकर 90 महीने तक उसके अंदर कौन कौन सी जांचें करती है, इसकी जितनी भी डिटेल्स है उसमें यहाँ पे फिल करेंगे। तो पहली तिमाही में स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें पता चल जाता है कि ये लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, उसी टाइम पर हम उसका रजिस्टर कर देते हैं, उसे हमारे जो हेल्थ सेंटर है उसमें रजिस्टर कर लिया जाता है। इसके बाद में आती है प्रसव पूर्व जाँच यानी एएनसी, एंटी नेटल केयर की जो प्रसव पूर्व जाँच है उसे हमें करना चाहिए पंजीकरण के बाद में। जब एक जाँच तो तब हो जाएगी जब हमने उसे रजिस्टर कर लिया। इसके बाद में 3 जाँचें और होती है। टोटल एएनसी केयर होती है डेट आर 4, 12 वीक पे, 20 वीक पे, 32 वीक पे, 36 वीक पे। ये 4 एएनसी केयर होती है। इसके अंदर हम जो भी ब्लड प्रेशर है, जो वाइटल एग्जामिनेशन है, उसका जो एचबी लेवल है, उसकी जो यूरिन एग्जामिनेशन है, HIV स्क्रीनिंग, HPSAG, सारी स्क्रीनिंग करवाते हैं टू डिटेक्ट द हाई रिस्क और एनी कॉम्प्लिकेशन। उन्हें हम यदि अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम आसानी से उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। और जब भी वो एएनसी आए तो उसका रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर हमें चेक करना है। फिर प्रत्येक जांच के समय अपना वजन अवश्य कर रहा है, यानी जो भी एएनसी हमारे पास आई है उसका हमें वेट करना है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी उसके टाइम पे 11 से 12 जो किलो है वेट गेन होता है। एवरेज वेट मानते हैं वो होता है 11 kg। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अराउंड 5 kg और थर्ड में भी अराउंड 5 kg वेट गेन होता है। तो इसे हमें मॉनिटर करना है और यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आता है TD, टिटनस टॉक्सोडिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो लग रहा है वो है TD, टिटनस एंड डिप्थीरिया। तो आपको पता है यदि कोई एएनसी आती है, जैसे हमारे पास रजिस्टर हुई, तो हम उसे टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे वो TD फर्स्ट हो, TD सेकेंड हो, फिर यदि उसकी प्रेगनेंसी विदिन 2 ईयर्स है, डिलीवरी लास्ट, तो हम TD बूस्टर डायरेक्ट लगा देते हैं। और उसे जब उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो जाए तब हम देते हैं आयरन फोलिक एसिड, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं उसे ओनली फोलिक एसिड टू प्रिवेंट द NTD यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं उसे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें फोलिक एसिड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी स्टार्ट दी आयरन फोलिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट फॉर द 180 डेज, 180 दिन तक उसे देते हैं। इन जब भी हमारे पास आएगी तो हम उसे 1 महीने की या 2 महीने की एक साथ देते हैं, तो उनकी डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम उसे कैल्शियम की भी टैबलेट देते हैं और उसे बोलते हैं कि आपको कम से कम 2 टैबलेट लेनी है। इसके बाद में एल्बेंडाजोल जो वर्म इन्फेस्टेशन को कम करेगी उसे देते हैं आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पे कुछ ये जो है ये एंटीनेटल एडवाइजेज है जो उस मदर के काम की है। उसको हमें बताना है कि उसके अंदर एनीमिया होने के चांसेस है, इसलिए अलग अलग तरह के खाना खाएं, बार बार खाना खाएं और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें। और जो भी आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह है वहाँ से जो भी उससे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं, उनकी फुलफिलमेंट के लिए जो भी सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं उन्हें वो डेली लेवें। और अपनी जो ओरल केयर है उस पर ध्यान दें, क्योंकि यदि इनकेस यदि ओरल कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, यदि पायरिया वगैरह हो जाता है, तो उसको फिर टूथ एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के अंदर मैंने आपको जब पढ़ाया था कि जो कुछ ड्रग्स होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हम देते नहीं, इसलिए इसे अवॉइड करना है ताकि ये कंडीशन ही अराइज ना हो। और कंप्लीट उसे रेस्ट करना है।
दिन में कम से कम 2 घंटे सोना है और रात के टाइम उसे 8 घंटे सोने की एडवाइस देनी है। और आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना है टू प्रिवेंट द थायराइड। अब उसके अंदर हमें कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना है। उसके अंदर आता है एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज। उसे 20 वीक के बाद में कोई उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई प्लासेंटा प्रीविया, अब्रेशो प्लासेंटा, वासा प्रीविया ये कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रखी है। एक्लम्सिया, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई तो नहीं है, हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है। इससे हम जब बीपी में से पता लगा लेंगे। PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसके अंदर जो उसका ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 यानी 140/90 से ऊपर हो जाएगा। फिर इसकी अलग अलग कंडीशन आती है। प्री एक्लेम्सिया, फिर ये ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो फिर वो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्लेम्सिया के अंदर उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के साथ में दौरे आना भी स्टार्ट हो जाते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेशन अराइज कर देता है। रक्त की कमी, मैंने आपको पहले बताया, एनीमिया, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, बाधित यानी प्रसव के अंदर उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई हो। PPH यानी जब उसकी डिलीवरी हो गई उसके बाद में भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। LSCH यानी वो पहले जब डिलीवरी हुई थी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी या LSCH थी, यानी जो उसका सीजरियन सेक्शन हुआ था, या जो बेबी पैदा हुआ है उसके अंदर कोई जन्मजात कोई विकृति, कोई उसके अंदर बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर अन्य कोई जानकारी हो तो आप उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद में आती है जांच। जो बेबी है उसके जांच करनी है हमें, उसके बारे में लिखना है। और ये है प्रसव पूर्व जांच, जो मैंने आपको बताया था 4 एंटीनेटल केयर होती है, NC केयर। 5वीं जो है PMSM है, जो कैंप्स वगैरह लगते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के तहत, उसकी डिटेल आप भर सकते हैं। उसकी डेट भरनी है, फर्स्ट कब हुई, सेकंड तक कब हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कितने वीक पे ये फर्स्ट NC की, कितने वीक पे सेकंड की, उस टाइम उस NC का कितना वेट था, उसकी पल्स रेट क्या थी, उसका ब्लड प्रेशर क्या था, उसमें HP कितना था, उसकी बॉडी में कोई स्वेलिंग वगैरह, कोई सूजन वगैरह तो नहीं आ रही थी, उसके अंदर कोई पीलिया वगैरह तो नहीं हो रखा था, उसके बारे में लिखना है। उसके उधर की जांच वगैरह करनी है, यानी जो भी फंडल हाइट वगैरह है उसके बारे में हमें लिखना है कि कितनी सेंटीमीटर फंडल हाइट थी। और कुछ आवश्यक जांचें होती है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, हीमोग्लोबिन हो गई, जो यूरिन एल्बुमिन का हो गया, जो यूरिन शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, HIV स्क्रीनिंग, सिफिलिस स्क्रीनिंग, ये हमें करनी होती है। उसको अल्ट्रासोनोग्राफी और उसकी जो RBS करते हैं, यानी हम जो ब्लड शुगर लेवल करते हैं उसे लिखना है। उसका ब्लड ग्रुप इसमें मेंशन करना है, उससे पूछना है, यदि नहीं पता उसे तो उसकी जांच करवानी, उसके बाद में इस पर मेंशन करना है और उस कब करवाए उसकी डेट लिखनी है। इसके बाद में आता है वैकल्पिक जांच, यानी ये जांचें हम ऑप्शनल रखते हैं, चाहे तो करवा सकते हैं, जिसमें TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH थायराइड की जांच के लिए, हीमोग्लोबिन एवरेज जो HB1AC होता है, और उसके अंदर रक्त शर्करा यानी जो ब्लड शुगर है उसकी जांच करवानी है। और इसके बाद में कि उसको एडवाइस करेंगे कि हर गांव के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं वहाँ पे होती है VHND यानी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, वहाँ पे उसे जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो NM होती है, जो आशा वर्कर होती है, जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, उन्हें एडवाइस करती है, उन्हें जो अच्छे पोषक पदार्थ हैं, जो उसको उसके जो बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको आवश्यक हैं उन्हें प्रोवाइड करवाती है, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराती है, तो उसे उसमें जाने के लिए हमें मोटिवेट करना है। फिर उसको बताना है कि कुछ गर्भावस्था में खतरे के निशान आते हैं, यदि उसके अंदर रक्तस्राव हो रहा हो, क्योंकि हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंटीपार्टम हेमरेज वगैरह हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, खून की कमी हो, एनीमिया वगैरह हो, चक्कर आ रहे हो, दौरे आ रहे हो, पैरों में सूजन हो, या प्रसव के समय थैली का पड़ जाना, यानी PROM, प्री रप्चर ऑफ द प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। उसको बताना है कि संस्थागत यानी आपको हॉस्पिटल के अंदर ही डिलीवरी करवानी है। और जब उसके अंदर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, उनके कांटेक्ट में रहती है, तो उन्हें प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करना है फॉर दी डिलीवरी। या फिर घर में, पहली बात तो हमें घर पे नहीं करना, पर इनकेस कोई कंडीशन ऐसी राइज होती है घर में करना पड़े तो हमें 6C फॉलो करना है, जिसमें आता है क्लीन हैंड, क्लीन प्लेस, क्लीन ब्लेड,
यानी स्वच्छ हाथ, स्वच्छ जगह होनी चाहिए, जो हम ब्लेड यूज में ले रहे हैं वो एकदम क्लीन स्टेराइल होनी चाहिए, जो हम कॉर्ड को क्लेम कर रहे हैं और उसको बांध रहे हैं तो उसके लिए जो धागा लेते हैं वो भी एकदम स्टेराइल, एकदम स्वच्छ होना चाहिए। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे हम तौलिए के अंदर लपेटते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है, हाइपोथर्मिया, उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसे एक टॉवल के अंदर डबल रैप करते हैं टू प्रिवेंट दी फ्रॉम दी हाइपोथर्मिया। यदि इन केस ऑफ इमरजेंसी तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, उसके लिए हमें एम्बुलेंस को प्रिपेयर करके रखना है। और उस मदर को एडवाइस करनी है जब बेबी डिलीवर हो जाए तो उसको 1 घंटे के अंदर यानी विद इन 1 आवर उसको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। इसके 2 फायदे होते हैं, जो बेबी है उसको मदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, इसके साथ में जो मदर है और जो बेबी उसके बीच में एक अटैचमेंट बढ़ता है। और उससे एडवाइस देनी है कि जन्म से लेके 6 महीने तक उसे केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। इसे बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब आती है प्रसव के बाद देखभाल, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम केयर। ANC पढ़ी, इसके बाद बनती है PNC यानी पोस्ट नेटल केयर। उसके बाद में आती इसमें डिटेल भरनी है कि उसकी डिलीवरी डेट क्या थी, कौन से टाइप की नॉर्मल हुई, यदि पहले हो गई यानी प्री टर्म डिलीवरी है उसके बारे में भरना है, बेबी का वेट कितना है, विटामिन के वगैरह लगा, क्योंकि विटामिन के हम प्रिवेंट करते हैं, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है इसलिए हम लगाते हैं। और उसे बर्थ होने के विद इन 1 आवर उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट हुई या नहीं हुई। इसके बाद में करते हैं प्रसव पश्चात माता की जांच और बच्चे की जांच, जिसे बोलते हैं हम HBPNC और यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। इसे करनी है 42 दिन तक, 6 वीक तक, क्योंकि दिस पीरियड इज कॉल्ड द परपेरियम, जिसमें जो लेडी थी उसकी डिलीवरी हो गई तो उसके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो वापस से रिवर्ट बैक जाते हैं टू दैट देयर ओरिजिनल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो उसके लिए हमें उसकी जांच करनी है, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। सेम जो पहले ANC की तरह करे थे वो सारी जाँचें यहाँ पे होती है। एक चीज़ यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ, लोचिया यानी जो ब्लीडिंग होती है ये देखनी है कि जो लोचिया है इसके अलग अलग टाइप होते हैं, रूब्रा, एल्बा, तो इनके बारे में आपको देखना है कि बदबूदार वगैरह तो नहीं है, कोई फीसी स्मेल यानी मछली की तरह स्मेल तो नहीं आ रही, ये इंडिकेट करती है इन्फेक्शन वगैरह को। और वैसे ही बच्चे की देखभाल करनी है कि उसके अंदर जो है वो मूत्र विसर्जन यानी यूरिन पास कर रहा है, फीसेस पास कर रहा है, कि उसके डायरिया वगैरह तो नहीं हो गया है, उल्टी तो नहीं हो रही है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, डल है, सुस्त है या फिर एक्टिव है, सांस कैसे ले रहा है, तेज़ी से ले रहा है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये बहुत से बेबी के अंदर देखने को मिलता है। उसके नेजल फ्लेयरिंग वगैरह चेक करनी है, क्योंकि जो बच्चा यदि ज़ोर से सांस लेगा उसको सांस लगाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा तो उसके जो नोस्ट्रिल है वो वाइडन हो जाते हैं, तो इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसकी जो श्वास की गति है यानी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 60 होती है, यदि उससे ज़्यादा हो रही है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। छाती इंड्रोविंग यानी चेस्ट इंड्रोविंग ये भी RDS का ही सिम्टम होता है, जिसमें बच्चा जब श्वास लेता है तो उसका जो छाती वो अंदर की तरफ जाती है, तो आपको इसे देखना है। इसके बाद में आता है कि उस बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चा होता है स्माइल करता है, उसकी जो नेक होती है वो होल्डिंग होती है, कुछ चीज़ें होती है उनको उठाता है, तो ये सब चीज़ें उसकी मदर को हमें एडवाइस करनी है जो उस MCP कार्ड के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई होती है। और उस बच्चे को क्या क्या खिलाना है मैंने आपको बताया, 6 महीने तक उसे ओनली एंड ओनली जो ब्रेस्ट मिल्क है वही प्रोवाइड कराना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम उसे फीडिंग प्रोवाइड कराते हैं, और ये फीडिंग भी 6 महीने तक कौन सी फीडिंग करवानी है, उसके बाद में 6 से 9 महीने तक कौन सी करवानी है, 9 से 12 महीने तक, ये सभी इसमें मेंशन है। तो उसकी मम्मी को हमें ये समझाना है कि आपको ये जो है उन्हें प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में उसकी मम्मी को उसको लालन पालन की सलाह देनी है कि आपके बेबी को कैसे आपको केयर करनी है, क्योंकि बच्चे के अंदर
बहुत से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कोई पॉइजनिंग है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो पॉइजनस है, उसे यदि वो निकल जाता है तो उसके अंदर पॉइजनिंग हो सकती है और ये कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है। तो इनके बारे में उसके मदर एंड जो भी गार्जियंस हैं उनको हमें हेल्थ एजुकेशन देनी होती है। ये इसके ग्रोथ माइलस्टोन है जो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन होते हैं एमसीपी कार्ड में, उसके बारे में उसकी मम्मी को बताना है। और एक मम्मी को एडवाइस देनी होती है, जो मदर होती है उसे एडवाइस देनी होती है कि जब आपकी बेबी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए तो आपको यूज़ करनी चाहिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो परिवार नियोजन के जो परमानेंट यानी जिसमें आता है, यदि मेल है तो उसके लिए करते हैं वासक्टमी एनएसवी, और जो फीमेल होती है उसके लिए करते हैं हम ट्यूबेक्टमी, वो करवानी है। यदि वो नहीं करवाती है तो हम उसमें यूज़ में करते हैं PPIUCD, पोस्टमार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज, उन्हें लगाने जिसमें हम कॉपर यूज़ में लेते हैं। इसके लिए हमें उस मदर को मोटिवेट करना होता है। फिर आता है कि आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। 6 महीने से 5 वर्ष की बच्चों को हम आयरन फोलिक एसिड सिरप देते हैं। तो कब कब हमने दी उसके बारे में हमें लिखना होता है। और इसका एक तरीका है कि जो आयरन फोलिक एसिड सिरप होती है ये बाई वीकली होती है 1 ml, एक सप्ताह में 2 बार लेनी है और एक टाइम में 1 ml लेनी है। इसके लिए यूज़ में लेते हैं ऑटो डिस्पेंसर। यदि मैं आपको इसका लाइव एग्जाम, ये जो IFA सिरप होती है बाई वीकली दी जाती है। दिस इज़ द IFA सिरप। IFA जो सिरप होती है इसके अंदर आता है ऑटो डिस्पेंसर, उससे एडवाइस करनी है। इसके अंदर आता है ऑटो डिस्पेंसर, इसका यूज़ करना है। उसके टीथ के ऊपर ये दवाई नहीं जानी चाहिए वरना उसके टीथ स्टेनिंग हो जाएगी, उसके टीथ ब्लैक कलर के हो जाएंगे, फिर वो आपके पास आएगी कंप्लेन करेगी। इसलिए आप उसे पहले ही बता दीजिए कि आपको ये ऑटो डिस्पेंसर यूज़ में करना है, सप्ताह में 2 बार देनी है। और इसके दिन फिक्स कर लो कि बुधवार और शनिवार को देनी है 1 ml। और यदि कोई बच्चा एकदम माल नरिश है और बीमार है तो उसे हम अवॉइड करते हैं, उसके अंदर आयरन फोलिक सिरप उसे नहीं देते हैं। और उसको बताना है कि खाना खाने के बाद में ही ये लेनी है। और 50 ml के आयरन फोलिक एसिड की सिरप एक बोतल 6 महीनों तक ख़त्म हो जाती है। आप नई बोतल के लिए एनएम दीदी से संपर्क कर सकते हैं, आपको खुद से पता होगा तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इससे जो आप जब भी उसे बोतल देते हैं नई IFA सिरप की तो उसे इस कार्ड के अंदर मेंशन करना होता है। ये उसका ग्रोथ चार्ट होता है कि जो बेबी है, जो लड़का है या लड़की है, वो कैसे बढ़ रहे हैं। उस जब भी आप उसकी केयर के लिए जाओ, उसकी विजिट के लिए जाओ तो आपको उसका वेट वगैरह इस ग्राफ में मेंशन करना होता है। अब आता है इम्यूनाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो बेबी है उसका इम्यूनाइजेशन करते हैं। इसमें जब भी आपने इम्यूनाइजेशन किया उसके बारे में आ जाता है। ये है कि प्रसव की संभावित तिथि कब हो सकता है। इसके बाद में आता है बर्थ डोज में OPV0, हेपेटाइटिस और BCG। जिस दिन उसकी डिलीवरी उसी दिन हम लगा देते हैं तो उसके बारे में लिखना है। फिर जो डेढ़ महीना होता है उस पर पेंटा फर्स्ट वगैरह लगते हैं। तो इनकी जब भी इम्यूनाइजेशन सेशन ऑर्गेनाइज होता है, जब भी उसे वैक्सीन दी जाती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर बननी है। और नेक्स्ट वैक्सीन कब लगेगी उसकी डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है ताकि उस डेट को वो अपने बच्चे को लेके आपके पास आ जाए। इसमें सारी जो भी टीका वगैरह लगते हैं उसकी डिटेल होती है। अब उसके पीछे आता है कि जो टीके लग रहे हैं उनका क्या महत्व है, क्योंकि लोगों के मन में खूब सवाल होते हैं। जो मदर है उसके अंदर एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये टीके इतने सारे क्यों लगा रहे हो। क्योंकि जब हम यूजुअली टीके लगाते हैं तो बेबी क्राई करता है तो मोस्ट मदर जो इमोशनली होके अवॉइड कर देती है। तो हमें उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है कि ये टीके क्यों लगवाने चाहिए। जैसे PCGA ये TB से बचाता है, हेपेटाइटिस B से बचाएगा, OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन और IPV ये पोलियो से बचाते हैं। पेंटा में होती है 5 वैक्सीन, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनस, दिमागी बुखार, इनसे बचाती है। तो जो पेंटावेलेंट है इसमें आती है DPT, डिप्थीरिया, पार्टोसिस, टिटनस, इनसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे ये बचाती है। PCV जो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है निमोनिया से बचाती है। रोटा वायरस बच्चों के अंदर दस्त का मोस्ट कॉमन कॉज है, इसलिए जो रोटा वैक्सीन होती है ये दस्त से बचाती है। MR मीजल्स एंड रूबेला यानी खसरा और रूबेला से बचाता है। और जैपेनिक एनसीफेलाइटिस इंडिया में कुछ स्पेसिफिक जगह पे यूज मिली जाती है, जो कि जो जैपेनिज एनसीफेलाइटिस दिमागी बुखार होते हैं उससे बचाता है। इसके ये टीकाकरण था।
और एक टीकाकरण के पीछे भी होती है जो एनएम बहन जी जो आशा वर्कर होती है अपने पास में रख लेती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द एमसीपी कार्ड, मैटर मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप सजेस्ट कीजिएगा, पूछिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।